हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेवल से एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं फिजिक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, 1000 क्वेश्चंस है जिनको हम अलग अलग सीरीज में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 1000 क्वेश्चंस आपके लिए भी पढ़ना एक साथ में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम इसे अलग अलग सीरीज में कराएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। क्योंकि आज तक के जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं ना, उन सबको एक साथ में मैं लेके आया हूँ और पूरे कंप्लीट कराऊंगा, जिससे फिजिक्स के आपके किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो एक भी इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए और नेक्स्ट लेवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम सीरीज को। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वातावरण में ध्वनि, अर्थात ध्वनि को मापने का इसका मापने की इकाई होती है डेसिबल। दोस्तों, मैंने जो कंटेंट तैयार किया ना, वो इस बार ऐसे किया है कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर है डायरेक्ट उसको बता दिया, जिससे आपका टाइम भी कम से कम खराब हो, ताकि आप आसानी से इसको आंसर को जान पाए। क्योंकि 4 आंसर में बताएंगे तो भी है ना कम क्वेश्चन कर पाएंगे, फिर है ना 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में भी बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसलिए 1000 क्वेश्चन को हमें कंप्लीट करना है, इसलिए आपको जो फैक्ट बताने हैं उसको याद करना है, जिससे आपके सारे के सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो करंट को अर्थात धारा को है वो एम्पियर के द्वारा नापा जाता है। ठीक बात। नेक्स्ट है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। न्यूटन वर्ग प्रति मीटर। बिल्कुल दोस्तों, यंग प्रत्यास्थता कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन वर्ग मीटर है। ठीक बात। नेक्स्ट है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई गई। 1971 में। बिल्कुल, जितने भी मात्रक होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का, जूल का, तो वो सभी है ना 1971 के अंदर लागू किया गया। नेक्स्ट है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो इसको कैलोरी के अंदर माप सकते हैं खाद्य ऊर्जा को। विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर होती है। बिल्कुल, विद्युत धारा की। और एम्पियर नापने की क्या थी, करंट बताया था, धारा, और धारा की इकाई हो गई एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है, डायोप्टर। दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने कम से कम 4 से 5 एग्जाम्स में देख लिया है कि डायोप्टर या तो पूछ रहे हैं लेंस की शक्ति की मापने की इकाई क्या है, या पूछ रहे हैं डायोप्टर किसको मापने की इकाई है। तो लेंस की शक्ति मापने की इकाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। अब जूल किसकी इकाई है, जूल ऊर्जा की भी होती है और कार्य की भी होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जूल ऊर्जा की भी होती है और कार्य की भी होती है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फलक्स का। देखिए, कैंडेला हो गया, ये तो है ज्योति तीव्रता का, और ल्यूमेन है ज्योति फलक्स का। नेक्स्ट है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो रेडियो धर्मिता। बिल्कुल, मैडम क्यूरी का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने रेडियो धर्मिता के अंदर, रेडियो एक्टिव धर्मिता में अपना बहुत बड़ा रोल निभाया था। तो इस उन्हीं के नाम पर रेडियो एक्टिविता की इकाई रखती है। दाब किसका मात्रक है। तो दाब है पास्कल का। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं दाब का मात्रक पास्कल है। कार्य का मात्रक जूल है और इकाई है वो ऊर्जा की भी जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी है। तो दूरी की है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रकाश वर्ष, क्योंकि ना कई बार कंफ्यूजन होता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो यहाँ पे लिखा होता है प्रकाश का या लाइट का, तो हम पहले ऑप्शन में कर देते हैं प्रकाश, जबकि प्रकाश नहीं होगा, इसका होगा दूरी का। अर्थात अंतरिक्ष के अंदर जो दूरी मापी जाती है ना, जैसे चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की, उनको प्रकाश वर्ष के अंदर मापा जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जड़त्व का माप क्या होता है। तो जड़त्व का होता है द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। तो एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य को मापता है, एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल। नेक्स्ट है किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर ही गुरुत्वाकर्षण होती है, अर्थात आकर्षित होती है। तो ये ब्रह्मगुप्त ने बता दिया। अर्थात कहते हैं कि हमारे इंडिया के कई सारे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे फैक्ट है, बहुत सारी जानकारियां सही दी थी, लेकिन कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो उनकी वैल्यू नहीं होती। जो चीज़ साइंटिस्ट यानी कि न्यूटन ने बताई थी वो पहले से ही ब्रह्मगुप्त ने बता दी थी, लेकिन उनकी बात को पहले उन पर विश्वास नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं फ्रेंड्स। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी सुस्त हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण का मान बिल्कुल भी नॉर्मल होता है, और जो पृथ्वी की तुलना में कहते हैं कि 6 गुना कम होता है, तो वहां पे बिल्कुल सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है। तो प्रकाशीय ऊर्जा का होता है। बिल्कुल, यानी कि प्रकाश वोल्टीय सेल है ना, उसके प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं तो प्रकाशीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक बात।
नेक्स्ट है, जब हम रबड़ के गद्दे वाली शीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है। ऐसा पदार्थ यानी कि क्या पाया जाता है, इसका गुण क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा के कारण। बिल्कुल, जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है उसके कारण ही उसका आकार बार बार परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, उत्प्लावकता के संबंधित वैज्ञानिक का नाम आर्किमिडीज ने बिल्कुल उत्प्लावकता का नियम दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं आजकल जो भी कंटेंट लेकर आ रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक, जो जितने भी पिछले साल के जो एग्जाम्स में आ चुका है ना, उनको लेकर आ रहा हूँ। तो अभी हमने नई सीरीज शुरुआत की है और एक है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी की सीरीज है, जिसमें कंप्लीट साइंस कवर कराएगी। तो अगर आप नए हो तो चैनल पे हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए आपका पहले से ही एडवांस में थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस पर, यानी कि क्या कहा है, क्वेश्चन को वापस ध्यान से पढ़ते क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। देखिए, आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें आप अगर आंसर आते हुए भी आप गलत कर दोगे। उछाल का मतलब है कि कोई है ना, द्रव के अंदर कोई ठोस पदार्थ है, जैसे द्रव है, गिलास है पानी की है, उसके अंदर अगर ठोस पदार्थ को रखते हैं तो उछाल का मतलब है कि इस ठोस ने इस द्रव का कितना एरिया को हटाया है, तो उसकी है ना किस पे निर्भर करती है, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। बिल्कुल, जितना ये ठोस एरिया हटाएगा ना, ये उतना ही इतना एरिया कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, अर्थात जल की सतह होती है ना, उस पर लोहे का टुकड़ा नहीं तैरता जबकि लकड़ी का बड़ा टुकड़ा तैर जाता है। क्यों होता है, तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार है वो लोहे के भार से कम होता है। बिल्कुल, लोहे का भार ज्यादा होता है जबकि लोहे ने जो पानी का क्षेत्र एरिया हटाया ना वो कम है, इसलिए लोहा तैर नहीं पाता। जबकि लकड़ी का भार ऑलरेडी कम होता है उसकी सतह से, इसलिए लकड़ी तैर जाती है। अब वेग है, संवेग है, कोणीय वेग, कैसी राशि, सदिश राशि। दोस्तों, सदिश राशि होती है ना, जैसे वेग हो गया, जैसे v है तो इस पे वेक्टर लगता है, इस तीर के निशान को वेक्टर कहते हैं, इसको सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि क्या होती है, ऊर्जा होती है, अर्थात ऊर्जा पर तीर का निशान नहीं लगता। ये सदिश और अदिश होती है। इस पर मैं डिटेल भी एनसीईआरटी की जो हमारी क्लासेस चल रही है ना 6 से 12, उनमें अगर डिटेल पढ़ना तो वो क्लासें अटेंड कीजिए, इसी भी चैनल पे है। नेक्स्ट है, बल गुणनफल है, यानी कि बल है द्रव्यमान और त्वरण का। बिल्कुल, द्रव्यमान और त्वरण है ना, उसका गुणनफल होता है बल होता है। इसका सूत्र भी होता है ना, जैसे F बराबर ma, फादर बराबर मा, यानी कि जो बल होता है ना वो होता है मास इंटू त्वरण, है ना, त्वरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या भार घट जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि भार है वो घट जाता है और द्रव्यमान समान रहता है, तो द्रव्यमान और भार में क्या अंतर हो गया, जैसे एक तो द्रव्यमान और एक भार हो गया वेट। तो द्रव्यमान होता है उस पदार्थ का जो एक्चुअली वजन होता है ना, मास, वो होता है, जबकि वेट होता है वे गुरुत्वाकर्षण के अलग अलग एटमॉस पे डिपेंड करता है। यानी पृथ्वी पर उसका भार कम हो जाएगा और चंद्रमा पर उसका भार कम हो जाएगा और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, इसलिए यहाँ पर भार ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ है कि चंद्रमा पर व्यक्ति उतरता है तो उसका भार तो घट जाता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, जबकि मात्रा अपरिवर्तित रहती है, बिल्कुल उसका सेम रहता है, चाहे मात्रा हो, आयतन हो, द्रव्यमान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, तो इसको जड़त्व कहते हैं। दोस्तों, न्यूटन का पहला नियम है जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं। इसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी वस्तु या तो स्थिर अवस्था में है या गतिमान है, तो जब तक वह उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक। इसका मतलब है कि किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वे सीधी रेखा में विराम में है या एक समान गति में है, तो उसको कहते हैं जड़त्व का नियम। जैसे ये क्वेश्चन आ गया है नेक्स्ट कि न्यूटन के पहले नियम का नाम है जड़त्व का नियम, अर्थात उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेंगे, तो गतिमान है तो गतिमान रहेगी और अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला, दूसरा, तीसरा, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, पार्सेक किसकी इकाई है, तो पार्सेक होती है दूरी की इकाई। बिल्कुल, एक होती है प्रकाश वर्ष, वो भी दूरी की होती है, और पार्सेक भी दूरी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण क्या होता है, घनत्व होता है। बिल्कुल, डेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए वायुमंडल में बादल तैरते हैं। जैसे समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, बिल्कुल 1/10वां भाग है ना समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका मतलब क्या हो कि 10 अगर भाग है तो 9 समुद्र के अंदर रहेंगे और 1 भाग समुद्र के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। यहाँ तक क्वेश्चन यानी कि नॉर्मल ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इतना आता है। अगर इसको डीपली जानना होता ना तो है कि थोड़ी सी ऊपर उठती है, लेकिन क्यों उठती? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व होता है ना, वो नदी के पानी के घनत्व की तुलना में ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें नमक होता है, वो सॉल्टी वाटर होता है, तो उसके अंदर कहते हैं कि तैरना भी आसान होता है, इसलिए वो नाव थोड़ी सी ऊपर उड़ जाती है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होगा क्या? घनत्व है वो हमेशा बदलता नहीं है, वस्तु की मात्रा बदलेंगे तो भी घनत्व सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? मैंने अभी बताया था ना, क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व ज्यादा होता है। जैसे समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। दोस्तों आपने सुना होगा ना कि मृत झील है, तुर्की के अंदर होती है ना, टर्की के अंदर मृत झील। तो मृत झील में ऐसा अगर आप ना किसी भी बच्चे को भी उसको झील के अंदर बैठा होगा ना तो वो आसानी से तैरने लग जाएगा, अर्थात उसमें डूबता नहीं है, मरता नहीं है, इसलिए उसको मृत झील कहते हैं। क्योंकि उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, 360 गुना ज्यादा होती है, इसलिए उसमें कोई भी वस्तु डूबती नहीं है। ये भी यहाँ सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान तो सेम रहे, मास इज इक्वल, और त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो पृथ्वी के तल पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा? जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, तो 2% बढ़ जाएगा, ये माइनस नहीं है, ये 2% बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर द्रव्यमान सेम होगा और अगर उसकी त्रिज्या कम करेंगे तो छोटा पदार्थ होगा, लेकिन मास ज्यादा होगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ जाएगा। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? अर्थात नहीं कि जैसे नॉर्मल जैसे एरिया होता है तो वहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर उबलता है, जबकि ऊंचे क्षेत्रों में है ना वो पहले ही उबलता है, क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, जो उगलने का पॉइंट है या फिर उबलने का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो है ना कम हो जाता है, इसलिए वो पहले ही उबलने लग जाता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब प्रेशर कम होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होती है? तो इसकी होती है M0 L1 और T0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो उनको लगता होगा ये क्या है, तो ये है ना हमेशा मात्रक होते हैं इनके, जो कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर फॉर्मूले के रूप में ज्ञात करने में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नौली प्रमेय आधारित है किस पर? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ये आपने कई बार सुना पढ़ा होगा छोटी कक्षा में। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार होता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्टेड यानी कि बदला जा सकता है। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमेशा साइंस से रिलेटेड, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तीनों की आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की कंप्लीट साइंस की सीरीज करवाई जाएगी। और आगे हमारा टारगेट है कि हम स्मार्ट बोर्ड पे जो नीट की प्रिपरेशन होती है उस पर बिल्कुल पूरी टीम लेके आएंगे और कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, इसलिए आप अभी से जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या होता है? तो इसका होता है पृष्ठ तनाव, अर्थात सरफेस टेंशन होता है ना, उसकी वजह से लोहे की सुई है वो पानी की सतह पर तैरती है, अर्थात उसका पानी का है ना वो सरफेस टेंशन उसके आसपास गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ब्लीचिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल होता है, अर्थात ब्लीचिंग पेपर होता है ना उस पर स्याही सोख ली जाती है, क्योंकि केशी की अभिक्रिया परिघटना। दोस्तों केशी का एक है ना एक नली होती है बिल्कुल पतली, उसके अंदर क्या होता है कि जो है ना जिसमें तरलता जितनी कम होती है घनत्व तो ज्यादा होता है ना वो उतना ही ऊपर चढ़ता है, अर्थात केशी के गुण के कारण ही ये ऊपर चढ़ पाते हैं। जैसे जड़ों के अंदर जो पानी चढ़ता है ना जमीन से गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, वो भी केशी तत्व का उदाहरण है। ये एग्जाम्पल भी कई बार पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि ध्रुवों पे है ना वहां पे कह सकते हैं कि जैसे मास है ना वो बढ़ जाता है तो गुरुत्वाकर्षण का मान भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण का मान है ना ज्यादा हो जाता है, इसलिए भार अधिकतम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अति अल्प होता है। मैंने बताया था ना 1/6 भाग होता है, यानी कि 6 गुना कम होता है, इसलिए वो अधिक छलांग लगा पाता है, अर्थात ऊपर जाता है तो उससे गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे आ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार तो बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान
नहीं बदलेगा। मैंने अभी बात बताया नहीं भार और द्रव्यमान में क्या डिफरेंस होता है। द्रव्यमान यानी कि उस पदार्थ का जो एक्चुअल वजन होता है ना, वो उसका द्रव्यमान होता है। भार होता है अलग अलग स्थिति पे डिपेंड करता है। जैसे पृथ्वी पर भार ज्यादा होगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लगेगा, जबकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है, इसलिए उसका भार कम होता है। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम होता है। कोई लिफ्ट में व्यक्ति बैठा, उसका भार अधिकतम क्यों मालूम होता है? क्योंकि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती, एक तो लिफ्ट ऊपर जा रही और उसका भार है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत है, तो गुरुत्वाकर्षण उसको खींचेगा, इसलिए उसको भार अधिक लगता है। और जब है ना लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है तो उसको भार अपनी तुलना में कम लगता है, क्योंकि वो भी नीचे आ रहा है और गुरुत्वाकर्षण भी नीचे की तरफ है, इसलिए उसका भार कम हो जाएगा। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस या किन नियम या नियमों का उपयोग करके वे अपने आप को तट पर ला सकता है? क्योंकि जैसे इसमें पूछा गया, आपको क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो आप उसका आंसर नहीं देखो। ये इसका कहना चाह रहा है कि कोई बर्फ की शिला है समुद्र के अंदर, वो उस पर बैठा है स्थिर अवस्था में, तो वो सतह पर आना चाहता है यानी तट पर, तो क्या करेगा? तो उसको है ना जैसे पानी के विपरीत है ना अपना बल लगाना पड़ेगा, यानी कि गति का तीसरा नियम काम करता है, यानी कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती। तो अगर पीछे लगाएगा तो वो आगे की तरफ आएगा और किनारे पे पहुंच जाएगा। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर। मैं दोस्तों आपको ना कंप्लीट साइंस डिटेल अगर समझनी है ना, तो हमारी 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एक सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की सीरीज, उसको देखिएगा डेली। अभी 6th क्लास की है, उसके बाद 7th की कराएंगे, फिर 8th की, फिर 9th की, 10th की, 11th की और 12th की कंप्लीट, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट सीरीज करेंगे। इसलिए अभी से ज्वाइन करोगे, आप 6th क्लास से देखोगे ना, तो आपका बेस बिल्कुल 0 लेवल से बहुत मजबूत हो जाएगा और आप पहुंच जाओगे नेक्स्ट लेवल पे, इसलिए इसका नाम भी नेक्स्ट लेवल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका हो गया 0 जूल, क्योंकि आपने ना आप एक जगह स्थिर थे, इसलिए आपने कोई कार्य नहीं किया। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों घुमाने के लिए आते हैं और इसमें कई बार हमें ना गच्चा खा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, बिल्कुल, तो वह क्या करता है? कोई भी कार्य का नहीं करता, क्योंकि उसने किया ही क्या है, कोई कार्य नहीं किया, धक्का दिया है लेकिन उसमें कोई विस्थापन, कोई परिवर्तन नहीं आया उसकी स्थिति में, इसलिए उसने कोई कार्य नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि आप कहीं पे पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं तो आप हमेशा आगे की ओर झुक के चढ़ते हो, क्यों? क्योंकि इसमें शक्ति संरक्षण हेतु कार्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने इस पर तो लिया, इसका मतलब होता है कि हमारा जो बैलेंस पॉइंट होता है ना, जो गुरुत्वाकर्षण पॉइंट होता है ना, वो हमेशा है ना बीच में रहता है। अगर आगे की तरफ झुकते हैं, अगर सीधे रहेंगे तो गुरुत्वाकर्षण पॉइंट का बैलेंस नहीं रहेगा, तो अगर आगे की तरफ झुकते रहेंगे तो गुरुत्वाकर्षण का बैलेंस पॉइंट है वो बना रहेगा और हमारा शरीर का संतुलन बना रहेगा। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्यों? अभी मैंने समझा दिया है, इसका आंसर देखिए। इसके गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार पर होती, यानी कि कोई पीसा की मीनार है ना, वो ना तिरछी है फिर भी नहीं गिरती, क्यों? क्योंकि इसका जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है ना, वो जैसे यहाँ पे होगा तो गिर जाएगी, यहाँ पे, तो इसका मतलब इनका वजन है ना दोनों तरफ बराबर होगा, इसलिए ये नहीं गिरती, यानी कि इसका जो ग्रेविटी पॉइंट होता है ना वो बिल्कुल बीच में ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो दोस्तों लगभग है वो 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक समान त्वरण के साथ आती है, तो इसका स्पीड ऑब्वियसली 3 गुना लगभग हो जाती है, तो इसका हो जाएगा 29.4 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, ठीक बात, और उसका गुरुत्व जनित है ना वो मान हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक बात। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 होता है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ये भी 100 किलोग्राम रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि इसका है ना, देखिए आपको इस क्वेश्चन को समझना होगा। जैसे 100 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है, तो ये पूछा गया कि चंद्रमा पे क्या होगा। जैसे हमारे मानने में जैसे 6 गुना कम होता था ना, तो कह सकते हैं कि भाई इसका लगभग 40 किलोग्राम होता है, लेकिन यहाँ पे दे रखा कि इसका गुरुत्वाकर्षण है ना 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसका हो गया मतलब लगभग बराबर रहेगा। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पावर यानी कि शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट है, ये किसके समतुल्य होता है? वॉट है, यानी कि ऐसे भी पूछा जा सकता है शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक वॉट होता है। किसके समतुल्य है? मतलब किलोग्राम, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी, इसके बराबर होता है।
नेक्स्ट है भारहीनता की अवस्था। इसको जैसे दोस्तों जैसे माइनस में होता है इसको बट्टे में कह सकते हैं, यानी किलोग्राम मीटर अपॉन 2 और सेकेंड अपॉन 3 कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या रहता है, तो उसका आकार सेम रहता है। भारहीनता की अवस्था में बिल्कुल मोमबत्ती का आकार सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है। मैंने आपको समझाया था ना कि केश में जिसका है ना जो पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, जो घनत्व ज्यादा होगा ना, वो आसानी से ऊपर चढ़ेगा। तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए वो तरल ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम है ना, उसका प्रतिपादन न्यूटन ने किया था कि गुरुत्वाकर्षण है वो सब जगह पाया जाता है, अर्थात कहीं पे उसका मान अलग होता है, लेकिन ये ग्रेविटी काम करती है सब पर, पृथ्वी पर जो भी वस्तु होती है उस पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, लेकिन एक बार फिर से, ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता, अर्थात न उत्पन्न कर सकते, और न ही विनाश करते नष्ट कर सकते। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी है, तापमान की। दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट है, पास्कल होती है दाब की इकाई, यानी कि दाब की इकाई पास्कल होती है, जबकि तापमान की होती है केल्विन इकाई। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य किसके है, तो 0.1 बार के बराबर होती है 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव होता है ना, उसको क्यूसेक से माप। जैसे कहीं पे पानी भरता है, भर गया ना, जो कैसे 4 क्यूसेक है, 100 क्यूसेक है, 2 क्यूसेक, ऐसे कह सकते हैं। जल के बहाव को मापने की इकाई होती है क्यूसेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि वहां पे ग्रेविटी का मान है वो हाई लेवल पे होता है, उच्च होता है, इसलिए ध्रुवों पे ज्यादा होता है और मध्य के अंदर कम होता है। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है त्वरण के साथ नीचे। मैंने आपको समझाया था कि जब ऊपर जाती है तो ग्रेविटी के विपरीत जाती है, तो उसका भार वास्तविक से अधिक लगेगा, और जब लिफ्ट नीचे आती है तो गुरुत्वाकर्षण भी नीचे की तरफ लगता है और वो आ रही नीचे रहा है, तो उसका भार है उसकी तुलना में कम लगेगा। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रह के लिए, यानी कि जियो सिंक्रोनिक वो सैटेलाइट होते हैं ना, वो कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। बिल्कुल, जितने भी होते हैं ना उनको ऊपर, जैसे मौसम विभाग के हो गए या सैटेलाइट हो गए, वो सारे के सारे 36,000 किलोमीटर पे स्थापित किए जाते हैं भू स्थिर उपग्रह, जो पृथ्वी के साथ में गति करते हैं। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है, तो ये ग्रीस से है, इन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने के कारण क्या है, यानी कि जो पानी की बूंदे होती है ना, वो तेल की कोई सतह है चिकनी, उस पर नहीं चिपकती है। क्यों, आसंजक बल का अभाव होता है, यानी कि वहां पर आसंजक बल अर्थात चिपकने का गुण नहीं होता। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, यानी जो पृथ्वी की तुलना करता है, पृथ्वी के साथ में उपग्रह घूमता है, वो किसकी दिशा में घूमता है, तो ये भी पृथ्वी की तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहियों में बॉल बीरिंग का कार्य, यानी जो पहिए होते हैं ना, उनके अंदर हम जो बॉल बीरिंग लगाते हैं ना, वो क्यों लगाते हैं, तो ये स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलता है। जो इन पहिए के और इन बॉल के मध्य जो है ना, जो घर्षण लगता है ना, ये बॉल बीरिंग है ना कम करता है, और ये भी इसको स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, तो इसका पहले तो आयतन घटेगा, उसके बाद में आयतन बढ़ेगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा, तो नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे होगा। इसका मतलब क्या हो, मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ। जैसे नाव की ये पृष्ठ है, यानी कि क्षेत्रफल है, तो नाव ने ना जितना इसका क्षेत्रफल का भार है ना, इसका उतना ही पानी को हटाया, अर्थात दोनों बराबर होने पर नाव आसानी से तैरती है। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, तो इसमें गति का पहला नियम होता है, क्योंकि जब तक किसी वस्तु पे कोई बाहरी बल नहीं लगता है तो वो अपनी स्थिति पे रहती है। और अब कालीन को ऐसे ना
जब इस पे डंडे से मारते हैं, सफाई करते हैं, तो जो कण होते हैं वो अपनी जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन वो कालीन हट जाती है पीते, इसलिए इसकी वजह से उसकी सफाई हो जाती है। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बिल्कुल, सड़क पे तो है ना रिफ्रैक्शन यानी कि घर्षण है ना लगता है, इसलिए आसानी से चल पाते हैं, जबकि बर्फ के अंदर घर्षण नहीं होता, उसकी सतह चिकनी होती है, इसके लिए इसकी वजह से गिरने के चांस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक की आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। बिल्कुल, जितनी लोलक की लंबाई ज्यादा होगी ना तो वो ज्यादा ही पेंडुलम की तरह घूमेगा, कम लंबाई होगी तो रुक जाएगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसमें इसका दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। बिल्कुल, लंबाई बढ़ेंगे तो ये दोलन ज्यादा करेगा और इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल भी 2% बढ़ जाएगा। बिल्कुल, 4% बढ़ाएंगे तो उसका आवर्तकाल जैसे पहले इतनी जाती थी तो ये इतनी जाएगी, 2% बढ़ जाएगा। जैसे सेम क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना बढ़ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि में क्या होगा? बढ़ जाएगी। बिल्कुल, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका जैसे उस पर कह सकते हैं कि ग्रेविटी कम लगेगी, इसलिए वो आसानी से ज्यादा समय तक घूमेगा। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कण का द्रव्यमान m है और संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी ऊर्जा p²/2m हो जाएगी, क्योंकि इसकी डबल हो जाएगी, p²/2m हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। इसका मतलब क्या समझ आता हूँ। जैसे अपकेंद्र बल होता है ना, वो तो लगता है जैसे केंद्र से बाहर की ओर लगता है, ठीक बात। और अभिकेंद्र बल होता है ना, वो होता है केंद्र की ओर लगता है, यानी जो केंद्र की तरफ लगता है ना वो अभिकेंद्रीय बल होता है। यहाँ पूछा गया कि अपकेंद्र बल, तो यानी कि फिर से पढ़ो। एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, ये अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी के द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। बिल्कुल, यानी कि पूछा गया कि पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह होते हैं वो अपनी एक जगह यानी कक्षा में कैसे घूमते हैं, यानी कि वो या तो पृथ्वी की तरफ आकर्षित क्यों नहीं होते या बाहर क्यों नहीं जाते। तो क्योंकि एक तो लगेगा अपकेंद्र बल यानी कि जो बाहर की तरफ लगेगा, ठीक बात है, और एक लगता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो अंदर की ओर खींचता है, इसलिए बाहर का और अंदर का दोनों बल बराबर होने पर ना उपग्रह वो अपनी जगह पर घूमता रहता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। बिल्कुल, घड़ी की जो स्प्रिंग हम जो भर के छोड़ते हैं ना उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, और जब तक वो घड़ी घूमेगी ना तो उसकी स्थितिज ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहेगी, ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है, यानी कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति, तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है, इसलिए हमें भारहीनता की अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। बिल्कुल सही बात है। से संबंधित बल कौन सा है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। बिल्कुल, यानी कि किसी भी वस्तु के अंदर है ना बल है ना, जैसे बड़ी वस्तु होगी तो उसको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, छोटी होगी तो अलग, यानी कि जैसी वस्तु होगी ना उसके अकॉर्डिंग लगेगा बल, ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, इसको कहते हैं न्यूटन का गति का तीसरा नियम, यानी कि क्रिया के प्रतिक्रिया, ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव होता है? तैरना होता है। बिल्कुल, हम पीछे की तरफ लगाएंगे बल तो आगे बढ़ेंगे, यानी कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होगी। बिल्कुल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको इसको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह देते हैं, क्यों? अगर कोई व्यक्ति दलदल में फंस रहा है तो उसको लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि अगर वो लेटेगा तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उस पर दबाव कम लगेगा और वो दलदल में फंसने से बच जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम लगेगा। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, जैसे बड़ी नाव के अंदर क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो आसानी से तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। दो टुकड़े बर्फ के, अब उनको आपस में दबाते हैं ना तो वो चिपक जाते हैं। इसका क्या रीजन है? तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। बिल्कुल, इनके अंदर है ना जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि वो बिल्कुल नॉर्मल कम, यानी कि गलना घट जाता है, यानी गलता नहीं है, इसलिए चिपक जाते हैं दोनों।
आज का 100 क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है? तो 1/6 भाग होता है चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन। मैंने आपको 2 बार समझा दिया, पिंड के द्रव्यमान और भार में। द्रव्यमान तो उस वस्तु का वास्तविक भार होता है, जबकि भार का मतलब होता है कि उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो उस पर डिपेंड करता है अलग अलग जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता। ये न्यूटन का आपने बता दिया पहला नियम है, यानी कि जो जड़त्व का नियम होता है, यानी कि जब है ना, जब तक किसी वस्तु पर जो बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो वो अपनी वास्तविक स्थिति में रहेगी। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य को न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ये ऊर्जा के संरक्षण का नियम लागू होता है। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है, तो पास्कल के सिद्धांत का बिल्कुल। इस पे दाब लगाते हैं तो द्रव ब्रेक की वजह से रुक जाते हैं वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान होती है। बिल्कुल, संवेग और वेग के अनुपात होता है, उसमें द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का द्रव्यमान हमेशा त्वरण होता है। जहां पर बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं होती है ना, वहां पे समान त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वेक्टर जिसका मान अलग अलग है तो उसका परिणामी है वो शून्य नहीं हो सकता। उनका मान अलग अलग है तो परिणामी शून्य नहीं हो सकता। अगर मान समान होता है तो शून्य हो सकता है। ठीक बात। नेक्स्ट है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र। यहाँ पे है ना दोस्तों, यहाँ पे जो जानकारी है वो छूट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल की पटड़ियां अपने वक्रों यानी कर्व पर किस कारण से झुकी हुई रहती है? यानी कि जैसे कर्व यानी वक्र में गोलाई के अंदर है ना, अगर रेल की पटड़ियां होती है ना, वो अंदर की ओर झुकी रहती है ताकि रेल का जो प्रेशर होता है ना, जो स्पीड होती है ना, तो वो उसको कंट्रोल किया जा सके, या कह सकते हैं कि उसका गुरुत्वाकर्षण का मेन पॉइंट होता है ना, वो बिल्कुल बीच में रहे या अंदर की तरफ है, इसलिए झुकी हुई रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रेलगाड़ी के बाहर के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल वो प्राप्त करते हैं, यानी कि जो अंदर की तरफ है ना वो बल लगेगा ताकि रेलगाड़ी वो एक जगह स्थिर रहेगी, यानी कि बाहर की तरफ गिरेगी नहीं। ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिल चलने वाला मोड़ लेते समय झुकता है। सेम बात होगी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, जिससे गिरने से बचे। यानी कि अंदर झुकेगा ना तो उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र है वो बीच में बना रहेगा और उसका बैलेंस बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बताया था कि 1000 है, लेकिन 111 क्वेश्चन करेंगे, 111 की सीरीज कराएंगे ताकि आपको भी समझने में आसानी होगी और रिवीजन करने में आसानी होगी। इसको एक बार इस वीडियो को वापस देख लेना, जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट सीरीज पार्ट 2 लेके आऊँगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सके? यानी कि जैसे क्रीम निकालते हैं दूध में से जो मक्खन की, तो उसमें अप केंद्रीय बल लगता है, यानी कि जो बाहरी तरफ जो बाहर की तरफ भेजता है, उससे मक्खन है वो अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आई होगी, ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और अगर आप नए हैं तो हमारे नेक्स्ट लेवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।